हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। लिंग अनुपात, साक्षरता, आयु संरचना व ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो क्या है कि लिंग अनुपात होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, देश की जो जनसंख्या होती है तो उसका क्या है, जनसंख्या को देश या विदेश की उसका लिंग अनुपात निकाला जाता है, मतलब जनसंख्या का पता लगाया जाता है। तो इसकी परिभाषा है किसी देश की जनसंख्या, ये किसी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। मतलब स्त्री तथा पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है व पुरुष कितने हैं, तो इनके बीच का अनुपात निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है, सूत्र के थ्रू। तो ये जो सूत्र है, तो इस सूत्र को क्या विदेश मतलब बाहर अमेरिका वगैरह लैटिन इधर यूज किया जाता है। तो ये सूत्र है पुरुषों की संख्या जनसंख्या बटा अपॉन स्त्रियों की जनसंख्या इंटू हजार होते हैं, मतलब 1000 होते हैं या 100 भी हो सकते हैं, जितने भी उस प्रदेश के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। इसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या होती है। तो ये जो सूत्र है, इसके थ्रू क्या है, जनसंख्या लिंग अनुपात का पता लग जाता है कि कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, विदेशों में। विदेशों का एक सूत्र है, विदेश। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। अब नेक्स्ट ये जो सूत्र है, तो आपको ये सेम लग रहा होगा, पर ये सेम नहीं है। इसमें भारत की जनसंख्या का मतलब लिंग अनुपात का पता लगाया जाता है। तो क्या है, इसमें पुरुष था, इसमें है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू हजार, इसके द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो क्या है, सबसे अधिक इसमें इसको किसके इस सूत्र के द्वारा भारत में जनसंख्या लिंग अनुपात को निकाला जाता है। तो इधर मैं लिख देती हूँ भारत में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे लिंग अनुपात का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जनसंख्या जो होती है ना, वो निम्नतर और उच्चतर तथा निम्नतर दोनों रूप से हो सकती है। कहीं प्रदेशों में क्या होते हैं, पुरुष अधिक होते हैं, कई प्रदेश या देश में स्त्रियां अधिक होती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। उदाहरण में क्या है, उच्चतर, इसमें किसका लिंग अनुपात का, तो सबसे अधिक जो उच्चतर लिंग अनुपात वाला देश है वो है लैटविया, और निम्नतर लिंग अनुपात वाला देश है अमरावती। ठीक है, तो ये ऐसे दो देश है। वैसे तो अभी की जो जनसंख्या है उसके अनुसार बहुत सारे देश हैं जिसमें निम्नतर तथा उच्चतर जनसंख्या पाई जाती है। तो आप एनसीईआरटी बुक से भी इसको रीड करें जरूर। और इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के, लिंग अनुपात की परिभाषा बताइए, या फिर पूरा बनेगा 2 नंबर का कि परिभाषा और सूत्र बताइए उदाहरण सहित। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है साक्षरता। तो कोई व्यक्ति अपने नाम को लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता का मीन्स होता है शिक्षित लोग। जब कोई व्यक्ति अपने नाम को पढ़ लेता है, लिख लेता है, तो वह साक्षर शिक्षित जनसंख्या मानी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सबसे अधिक साक्षर दर वाले देश कौन सा है, मतलब देश या क्षेत्र वाला क्षेत्र है, भारत में ही है केरल राज्य। भारत का है केरल राज्य। इधर सबसे ज्यादा शिक्षित, मतलब यहाँ के लोग स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही पढ़ाई अधिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद में है कि साक्षर दर निकाले कैसे, मतलब कैसे निकालें इसको। तो इसका सूत्र होता है साक्षरता दर प्रतिशत बराबर शिक्षित जनसंख्या व कुल जनसंख्या इंटू 100 के जरिए क्या निकाला जाता है, साक्षर दर मतलब शिक्षित लोगों की जनसंख्या को निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रति 100 लोगों की जनसंख्या में पता लग जाता है कि कितने इस क्षेत्र में
कितने शिक्षित है और कितने अशिक्षित है। वैसे तो अधिकतर क्या होता है कि लिंग अनुपात जब जनसंख्या अधिक होती है जिस प्रदेश में, स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, मतलब इतनी पढ़ी भी नहीं है। पर आज के टाइम पे स्त्रियां भी शिक्षित हैं। तो ये होता है, अगर शिक्षितता मतलब साक्षरता का सूत्र वह इसकी परिभाषा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आयु संरचना। तो आयु संरचना होती क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें 3 पीढ़ियां आती हैं, 0 से लेके 14 तथा 15 से लेके 49 व 60 वर्ष। विभिन्न आयु संरचना का अनुपात होता है, अनुपात होता है। तो इसमें क्या होता है कि आयु संरचना में तीन विभिन्न श्रेणियां आती है, जिसमें अब इसका कार्यशील क्या होता है, विभिन्न प्रकार से होते हैं। इसकी कार्य प्रणाली जो अनुपात होता है ना, वो है विभिन्न प्रकार से होता है। तो कैसे आइए समझाती हूँ। 0 से लेके 14 तक की आयु संरचना, तो वह जनसंख्या जो आश्रित तथा देश के विकास में आती है, इस आयु में बच्चे आते हैं। तो वह जनसंख्या, वैसे 0 से 14 तक के तो सारे बच्चों की जनसंख्या में आते हैं, तो वो क्या होता है, आश्रित होते हैं और भविष्य के लिए विकासशील देश का निर्माण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो संरचना है वो है 59, 15 से लेकर 59 की आयु की संरचना होती है। उसमें क्या होता है कि वह जनसंख्या जो देश की कार्यशील व युवा पीढ़ी, कार्यशील तथा युवा पीढ़ी होती है, जो देश का विकास व निर्माण करती है, देश का विकास व निर्माण करती है, दिख नहीं रहा वगैरह, तो करती है। तो वो कौन सी कहलाती है आयु संरचना? वो कहलाती है 15 से 59 तक की होती है। तो इसमें क्या होता है, सारे देश के नागरिक, मतलब 15 से जितने भी एज के आगे एज के जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं नागरिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो पीढ़ी आती है वह है 60 वर्ष की आयु संरचना में। तो इसमें सारे क्या आ जाते हैं, वृद्ध आ जाते हैं, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति। तो ये क्या होते हैं कि अपने मतलब घरों पे, मतलब अपने बच्चों पे, जो युवा बच्चे हैं उन पे तथा तो सरकार पे, मतलब इनकी सरकार क्या करती है, जैसे लिखा हुआ है वृद्ध जो कि देश व सरकार पर आश्रित होती है। वृद्ध जो पीढ़ी होती है तो ये क्या आश्रित होती है, मतलब इनका जो भरण पोषण और सरकार के द्वारा क्या होता है कि दवाइयों वगैरह का कार्य, मतलब दवाइयों वगैरह इनको मुफ्त सरकारी रूप से दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संगठन। तो क्या होता है ग्रामीण में नगरीय संगठन? ये क्या होती है, नगर तथा ग्रामीण जो लोग होते हैं उसके बीच में क्या संगठन होते हैं, मतलब इनकी क्या होती है, जो जनसंख्या अनुपात होता है, साक्षरता होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। तो कैसे, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो है ग्रामीण में नगरों की आजीविका भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि इनके रहन, मतलब ग्रामीण लोगों का रहन सहन क्या होता है, गाँव के लोगों का अलग होता है, वह नगरों के लोगों का अलग विभिन्न होता है। फिर सेकंड है ग्रामीण लोग खेती व पशुपालन पर आश्रित होते हैं। तो क्या होता है, गांव के लोग क्या होते हैं, खेती वगैरह करते हैं, मतलब और पशुपालन वगैरह, मत्स्य पालन, ये सब कुछ पे क्या होता है, इसी पे आश्रित रहते हैं, यही उनका साधन है कमाने का। पर क्या होता है नगरों में, क्या होता है, नगरीय लोग क्या होते हैं, कारखानों, निजी उद्योगों व किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, इनमें क्षमता रखते हैं। मतलब कोई भी कार्य, चाहे वाहन चलाना हो, चाहे मजदूरी करना हो, अगर कोई नगरों में कोई शिक्षित है तो क्या कर सकता है, शिक्षित है तो अगर उसके पास अधिक शिक्षा है तो वो शिक्षित होकर अध्यापक के रूप में पढ़ा सकता है, या डॉक्टर है वो क्या करता है, डॉक्टरी चिकित्सालय का काम करता है। तो ये क्या होता है, नगर के लोग, नागरिक लोग क्या होते हैं, नगरीय के लोग क्या होते हैं, वो किसी भी काम को करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है ग्रामीण से नगरीय लोग अधिक क्या होते हैं, शिक्षित व साक्षर होते हैं। मतलब इधर क्या होता है, ग्रामीण कम होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, लोग खेती वगैरह करते हैं। वैसे तो आजकल तो सभी शिक्षित होने लग गए हैं, पर फिर भी अत्यधिक जो पाए जाते हैं वो नगरों में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नगरों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में है तथा नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। मतलब ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या का क्या होता है, अनुपात क्या होता है, अत्यधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब वहां पर क्या होता है, स्थिर तो होती है जनसंख्या, अधिक भी नहीं, पर ग्रामीण का तो वैसे अधिक होता ही है, पर
नगर का भी सही होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्यों होता है अधिक, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, वहां से प्रवास करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है पॉइंट है वो ग्रामीण क्षेत्र प्राथमिक श्रेणी यानी कि कृषि। मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये कृषि पर ही, खेती पर ही डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है, तथा नगरों के लोग क्या होते हैं, ये कौन सी श्रेणी क्षेत्र पे विकसित होते हैं, ये चतुर्थ श्रेणी पे, जो कि क्या होता है उद्योग व्यवसाय वगैरह व्यवसाय आते हैं इनमें, चतुर्थ श्रेणी में। ये रहे चतुर्थ श्रेणी में क्या होता है, उद्योग व्यवसाय, मतलब निजी काम को भी करने में क्या होते हैं, नगरीय लोग सक्षम होते हैं। तो ये क्या होता है, ग्रामीण तथा नगरीय संगठन जो है वो मैंने आपको पॉइंट के थ्रू समझाया है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। और वैसे क्या होता है, इसका शॉर्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ग्रामीण और नगर में क्या होते हैं, विभिन्नताएं बताइए। 1 नंबर या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो आपको समझ में आ ही गया होगा जनसंख्या संगठन के बारे में, जितना मैंने आपको बताया है। बहुत सिंपल चैप्टर है, पर आप क्या एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से जरूर पढ़िए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।